लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब, ये कैसी स्थिति है कि ट्रंप ने एक तरफा ऐलान कर दिया जी हमने बातचीत की, हमने वहां के कुछ समझदार नेताओं से बातचीत की और बातचीत बड़ा अच्छा रहा, ईरान कह रहा है नहीं हमारी कोई बातचीत वगैरह नहीं हुई है, और जैसा कि अभी अंशु जोशी कह रही थी कि ईरान युद्ध रोकने के लिए बेताब है नहीं, वो मजबूरी ज्यादा यूएस की बन गई। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूं इसमें। सबसे पहली बात तो आप कीजिए इजराइल की। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है हिजबुल्ला, हमास और हूती, जिसने पिछले कई सालों से, कई डिकेड से उनको परेशान कर रखा है। और क्यों परेशान करता है वह हूती, हिजबुल्ला? उनके जो आर्किटेक्ट, उनके जो लीडर हैं, उनको जो सामान देते हैं, उनको जो मदद करते हैं, वो ईरान। सबको मालूम है, ये 2 साल से मालूम है, 3 साल से सारे विश्व को मालूम है। तो इस समय काफ़ी हद तक हमास हैज़ बीन सबड्यूड, काफ़ी हद तक हमास ख़त्म हो चुका है, काफ़ी हद तक हिजबुल्ला भी ख़त्म हो चुका है। हालांकि फिर भी वो कुछ ना कुछ करता रहता है। लेबनान में लड़ाई चल रही है, आपने देखा। हूती भी पिछले कुछ दिनों से चुप है, लेकिन हूती का कितना डैमेज हुआ पता नहीं। मसल बात यह है कि क्या ईरान आज इस हालत में है कि वो इन 3 प्रॉक्सीज को दोबारा से उसी प्रकार से मदद करता रहे जैसे अभी तक कर रहा था? शायद ये जो अप्रिसिएशन इजराइल करेगी उसका ये रहेगा कि शायद ईरान अब इतनी क्षमता नहीं रखता कि तीनों प्रॉक्सीज को लगातार मदद करता रहे जो हमें परेशान करते हैं। सो टू दैट एक्सटेंट इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव है वो तकरीबन पूरा हो चुका है। दूसरी बात, जो न्यूक्लियर की थ्रेट इजराइल को परेशान करती है, वो भी इजराइल मानने को तैयार हो गया है आज कि शायद काफ़ी हद तक इनकी कैपेबिलिटी रिड्यूस हो गई है और ये अभी नियर फ्यूचर में एक न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बना सकते, क्योंकि न्यूक्लियर डिवाइस अगर ये बनाते तो केवल इजराइल के लिए अगेंस्ट बनाते हैं, तो शायद वो भी अभी ठप हो गया है या कम से कम रिटायर्ड तो हो ही गया है। तो एक तरह से इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी हद तक पूरे हो चुके हैं। अगर ट्रंप साहब कहेंगे, ज़रा सा भी इंडिकेशन देंगे कि लड़ाई को सीज फायर कर लिया जाए, तो मेरे ख्याल से इजराइल मान जाएगा। अब जहाँ तक कि ईरान का सवाल है, मैं आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो देख रहा था, शायद आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। एक शाह ऑफ ईरान का वीडियो मैंने देखा, बहुत पुराना वीडियो है। उसमें शाह ऑफ ईरान ने कितने साल पहले कहा है कि गल्फ ऑफ हर्मुज इज अ जैकुलर वेन इन माई हैंड्स। तो ये जो आप बात कर रहे हैं स्ट्रेट्स ऑफ हर्मुज की, इट इज बीन नोन टू ईरान फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। आज से नहीं उनका पता। तो अगर ये सीज फायर मान भी लेते हैं तो बाकी जगह सब सीज फायर हो जाएगा, लेकिन गल्फ की जो इनके पास चाबी है वो ईरान रखेगा और किस वक्त भी चाहे उसको बंद कर सकेगा। तो दिस इज समथिंग विच आई थिंक ईरान मस्ट ऑल्सो रियलाइज कि इसको सीज फायर से बेहतर है कि अब डिस्ट्रक्शन और ना हो। उसके पास एक ट्रम्प कार्ड तो है ही कि जब भी चाहे वो हर्मुज को बंद कर सकता है और सारी शिपिंग सारी वर्ल्ड की परेशान कर सकता है। तो आई थिंक ईरान में ऑल्सो एक्सेप्ट ए सीज फायर, अकलबंदी भी इसी में है। और अगर वो अपनी ईगो पे लड़ा रहा तो फिर बैड लक है, सब दुनिया से परेशान हो रही है। शायद अगर 3-4 दिन के बाद ईरान ने फिर कुछ गड़बड़ करी और फिर कुछ मानने को तैयार नहीं हुए तो अमेरिका फिर जवाब देगा, फिर उधर से इजराइल भी जवाब देगा, इधर से ये भी जवाब देंगे, सब तरफ नुकसान होगा और पूरा विश्व इसका विक्टिम बन गया। सारा विश्व, भारत के ऊपर तो खास तौर से ऑफिस पड़ा है और पूरे गल्फ स्टेट जो एक उसी रिलीजन के माने जाते हैं, उसके सब मित्र हैं, वो सब ख़त्म हो गए हैं। तो आई थिंक देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी, और मैं तो ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देख रहा हूँ कि शायद ईरान भी इस समय मान जाए और कुछ तरीके से कोई ऑफ द रैम्प जिसको कहते हैं या कोई एस्केप रूट ढूंढ के मानी जाए। शायद तो मेरे ख्याल से अक्लमंदी इसी में है कि तीनों देश इसको मान जाए। हाँ, ईरान के पास वो ट्रम्प कार्ड रहेगा, जब भी चाहे वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सकता है। So that trump card in their hands, I think they should accept it and they will accept it and they must accept it because in the interest of the whole world. हाँ, बिल्कुल। इसको मैं एम्बेसडर त्रिगुणायत इस तरीके से भी देख रहा था कि जब युद्ध चल रहा होता है तो कई बार ईगो इशू रहता है कि पहले ऐलान कौन करता है, हम ऐलान करते हैं कि वो ऐलान करते हैं। जब ट्रंप ने ऐलान कर दिया तो ईरान का कुछ हद तक तो ईगो पहले सेटिस्फाइड कर दे, नहीं हम ही कह रहे हैं हमसे बातचीत हुई जी, हम हमारा मकसद पूरा हो गया, हम झुकने को, ईरान कहेगा हम झुकने को तैयार नहीं हुए। इजराइल से पहले ट्रंप ने बोल दिया ये सारी बातें, तो वो सारी चीज़ें अड़चन में तो आनी नहीं चाहिए, तो ईरान को मान जाना चाहिए, कुछ पॉजिटिव संकेत देना चाहिए। अगर आप देखें तो ईरान ने बहुत शुरू में ही अपनी कंडीशंस जो 3 या 4 जो भी कंडीशंस हैं वो कन्वे की हुई थी कि अगर जब तक ये कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, जैसा
और लोगों ने भी कहा है कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी चाहिए उनको, उनको रिपेरेशंस चाहिए और उनको ये चाहिए कि ये सीज़फायर रियल सीज़फायर हो और जो उनके लेजिटिमेट राइट्स हैं अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशंस एनरिचमेंट के वो अलाउ किए जाएँ। तो अगर उनकी वो बातें शर्त मानी जाए। दूसरी चीज़ अब जैसा अगर ट्रम्प बोल रहे थे कि मैं इज़राइल की भी सिक्योरिटी हो जाएगी, इनकी भी सिक्योरिटी हो जाएगी। तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद वो लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि वो दोनों के लिए ही ये बात कहें कि भई हम गारंटर हैं और आपको एक-दूसरे पर कोई लड़ाई नहीं करेगा। तो ये हो सकता है कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जो जिनको ये ट्रस्ट करते हैं वो मान जाएँ। तो अगर ये हो सकता है तो ईरान को कोई इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इस वक़्त जो ईरान की लड़ाई की स्ट्रैटेजी है मोज़ाइक डिफेंस स्ट्रैटेजी, वहाँ पर कोई सेंट्रलाइज़्ड कंट्रोल नहीं है कि किस तरह से वो अपने 30 कमांडर्स को कंट्रोल करेंगे। आज कमांडर्स अपने आप ही लगे हुए हैं सब जगह, उनके पास में लिस्ट है टारगेट्स की और वो उनके ऊपर हिट करते जा रहे हैं। तो कई बार प्रेसिडेंट बोलते हैं कि साहब अरब गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, आधे घंटे के अंदर फिर अटैक हो जाता है। तो एक ये भी एक चीज़ है व्हिच कैन बी ए स्पॉइलर। एक दूसरी बड़ा चीज़ मैं चैलेंज आज होगा। भी नहीं मानता हूँ कि किसी भी तरह से नेतन्याहू खास तौर से, हमें इज़राइल छोड़ भी दें, नेतन्याहू खास तौर से उसका मेन वन पॉइंट सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि किस तरह से इस्लामिक रेजिम को बिल्कुल खत्म करना है। और आज से नहीं है, ये हमेशा से 20 साल से तो खुद देख रहे हैं और ये शुरू से मैड सिंड्रोम चला आ रहा है। तो ये इतना आसान नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा है कि आप कुछ कह नहीं सकते कि किस तरह से बात बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प इज़ कैपेबल ऑफ क्लेमिंग विक्ट्री एंड क्विटिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा, इस पर मैं आगे चल कर आऊँगा। लेकिन कमर आगा साहब, एक तत्कालिक सवाल जो अभी एम्बेसडर त्रिगुनाथ साहब ने कहा भी कि अगर ईरान मान भी जाता है ठीक है जी हम सीज़ फायर कर रहे हैं, हम यूएस के प्रपोजल को मानना है, जो भी रहा युद्ध विराम की बातचीत हो जाती है, तब भी क्या युद्ध विराम हो पाएगा क्या? क्योंकि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से डिसेंट्रलाइज ग्रुप सब हैं जो अलग अलग अपने अपने टारगेट लेकर के हमला कर रहे हैं, वो किसी सेंट्रल कमांड की बात मानेंगे? उस पोजिशन में है सेंट्रल कमांड भी? मैं समझता हूँ हैंगे। एक बार अगर सुप्रीम लीडर जो है उनका स्टेटमेंट देगा, वो जब ही स्टेटमेंट देगा जब इन लोगों से बात हो जाएगी और वो उन लोगों को इन्फॉर्म करेगा, ये फौरन मान लेंगे। कमांड स्ट्रक्चर ओवरऑल जो है वो सुप्रीम लीडर के हाथ में अभी भी है। जान के उन्हीं ने डिसेंट्रलाइज ये किया था कि इसलिए कि सेंट्रलाइज कर दो तो एक आदमी को हटा दो तो सारा कोलैप्स हो जाता है स्ट्रक्चर, कमांड स्ट्रक्चर। अगर ये अलग अलग बढ़ जाएगा तो मुश्किल होता है, एक को मारो दूसरा खड़ा, दूसरे को मारो तीसरा खड़ा। इसलिए उनकी एक वो थी। लेकिन सुप्रीम लीडर अगर एक बार स्टेटमेंट देंगे तो फौरन सब मान लेंगे। और ये भी है कि दूसरी चीज, एक चीज और मैं कह दूं, ये प्रॉक्सीज कभी खत्म नहीं होने वाली। जब तक लेबनान के ऊपर अटैक हो रहा है इजराइल का, ये प्रॉक्सी हिजबुल्लाह वहां पे बनी रहेगी। हाँ, कमजोर हो जाएगी, नए आ जाएंगे लड़के, नई ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी। ये ईरान के रिवोल्यूशन से पहले से हैं। वहां पे पहले अमल थी, अमल जब फेल हो गई तो हिजबुल्लाह आ गई। हिजबुल्लाह ने इनको 2001 या 2 में इनको साउथ लेबनान से इजराइलियों से खाली कराया। हूती इसलिए हैं कि यूएई और इन लोगों ने मिल के, सऊदी अरेबिया ने उसको बर्बाद कर दिया है पूरे यमन को। वो खड़े रहेंगे, वो लड़ते रहेंगे और आज से नहीं 62 से वो लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कभी कम हो जाती है उनकी लड़ाई, बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। अब तो कोई सवाल ही नहीं होता। इसी तरह से इराकी शिया मलेशिया है, बहुत स्ट्रांग है। हूती को और इराकी शिया मलेशिया को जो रिपोर्ट्स आ रही है, ईरान ने मना कर रखा है कि अभी आप लोग इंटर न करें। हिजबुल्लाह अकेला इस वक्त इनके साथ खड़ा है। वो कहते हैं कि हम बाद में इनको एक्टिवेट करेंगे। कहां तक सही है कहां तक गलत है मुझे नहीं मालूम। कमजोर जरूर हुए होंगे, इतने दिनों से ये लड़ रहे हैं। ये जनरल शंकर प्रसाद ने सही कहा है कि काफी कमजोर हो गए, लेकिन ये सोच लेना कि ये खत्म हो जाएंगे, ये कभी नहीं रहेंगे। और फिर हमस अगर खत्म भी हो गई तो क्या कभी फिलिस्तीनी ये बर्दाश्त कर लेंगे कि वो वहां पे एक रिवेरा बन जाए मिडिल ईस्ट का, जो इन लोग का प्लान है? मैं नहीं समझता। इन्हीं ने और बड़ी मुसीबत, इजिप्ट के अंदर के हालात बहुत खराब हैं और अरब वर्ल्ड में भी जिस तरह की बातें हो रही हैं, अब सोचने की बातें हैं, बहुत डिफरेंट किस्म की बातें हो रही हैं। ईरान की सपोर्ट बेस इतना अरबों में बढ़ गया है जिसकी कोई इंतहा नहीं। जब ये किसी अमेरिकन बेस पे अटैक करते हैं
जनरली अरब सेलिब्रेट कर रहा है उसको। हाँ, जब ये इन्हीं दूसरे टारगेट पे किया है तो उसका जरूर उन लोगों को गुस्सा है, खासतौर से यूएई, कतर, बहरीन, इन छोटे छोटे मुल्कों में है। सऊदी अरबिया के अंदर भी बहुत गुस्सा है सऊदी अरबिया के अंदर भी, कि सऊदी अरबिया और ये सारे देश गाजा से लेके शुरू हुआ है कि ईरान अकेला देश था जिसने लड़ाई लड़ी, ये अकेला देश है जिसने अमेरिका को चैलेंज किया। अमेरिका को वो अपना अब जो अमेरिका का सपोर्ट बेस था जनता में था पहले, वो काफी बिल्कुल खत्म सा हो गया है। खासतौर से गाजा को लेके एक बहुत छोटा सेक्शन है जो प्रो अमेरिकन है, जो रिजीम्स के साथ जुड़ा हुआ है, जो वहाँ के इंटेलिजेंस सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो जरूर है। और बिजनेस क्लास जो है वहाँ पे यूएई, कतर, बहरीन, इन सब जगह, वरना जनरली जो है वो अरब खुश नहीं है। अरब में नेशनलिज्म बहुत तेजी से फैल रही है। इस्लामिक मिलिटेंट मूवमेंट को भी बहुत ये नाखुशी जो बुरा है समझा जा रहा है।